मैंने कमिट में चैनल पिन किया है। कल से ये नावल इस चैनल पर अपलोड होगा। सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बोला, वो अपना साहिर नहीं है जो हमारे तरबूज के खेत हर साल खरीदता है। उसकी भाभी कोमल थी। एमन अब मेरे साथ खुल चुकी थी। वो बोली, क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने उसके बढ़ते हुए सस्पेंस को देखते हुए सब बता दिया। एमन ने अपना दुपट्टा शर्म के मारे अपने मुंह पर रख लिया और बोली, उसने तुम्हें दे दी? मैं बोला, जी हाँ, कैसे मना करती। उसके देवर के साथ उसे पकड़ा था, मैंने थोड़ा ब्लैकमेल किया तो मान गई। एमन, तो वो अपने देवर के साथ थी अपने खेतों में? मैं बोला, जी, वो अपने देवर को झोपड़ी में मिलने वाली थी कि मैं पहुंच गया। पहले तो साहिर ने बहुत बातें की, मगर मैंने कहा कि मैं तुम्हारे कारनामे तुम्हारे घर में जाकर बताऊंगा, जिस पर वो मान गई। एक लड़की भला ऐसे क्यों करती है? एमन ने पूछा। हम बातें कर रहे थे कि इतने में हुमाबाजी और सुहा आ गईं। मैंने उनकी बोट में बैठी चंद तस्वीरें बनाईं और फिर हम लोग घर वापस आ गए। उस वक्त 6 बज रहे थे। मैंने ज़ेब को उसके घर ड्रॉप किया तो उसकी अम्मी बोली, बेटा, मेहंदी का प्रोग्राम रात 9 बजे से शुरू होगा, तुम लोग जल्दी तशरीफ़ ले आना। ज़ेब बोली, इमरान भाई, आपने हैदर भाई के साथ मिलकर मंजियाँ भी इकट्ठी करनी है। मैं गाड़ी खड़ी करके ज़ेब लोगों को घर छोड़कर आया तो हैदर और मुराद भाई बाहर ही खड़े थे। क्योंकि घर में 2-2 शादियां थी, इसलिए गली में टेंट लगाया हुआ था। घर के साथ मर्दों के लिए हवेली में सोने का बंदोबस्त किया गया था। यार हैदर, गली क्यों बंद है? हवेली ही काफ़ी थी। मुराद के कज़िन ने पूछा तो मुराद भाई बोले, डांस करने के लिए लड़कियां मंगवाई हैं। हैदर मुझे आंख मारते हुए बोला, वाह भाई, मज़ा आएगा फिर तो। मुराद बोला, भाईजी क्यों नहीं, आज रात लड़कियां देसी होंगी और बोतलें विलायती होंगी। मैंने हैदर की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा कि तुम भी पियोगे? तो वो बोला, छोड़ यार, मंजिया इकट्ठी करने चले। मैं बोला, जी मैं नहीं जाना, लड़कियां मजाक करती हैं। तो हैदर बोला, नहीं यार, तू चल तो सही, मैं हूं ना तेरे साथ, साथ साथ पूंडी भी करेंगे। हम 4 लोग थे जो अपने मोहल्ले से चारपाइयाँ इकट्ठी करने निकले थे। सबसे पहले हमारी बैक पर एक घर था। ये फैमिली कराची से पंजाब आई थी। उनकी 2 लड़कियां बहुत चालाक थीं। उनमें नंद और भाभी थी। नंद का नाम मिनाहिल और भाभी का नाम रीमा था। दोनों में बहुत दोस्ती थी। हमने डोरबेल दी तो भाभी रीमा बाहर आई। उसने अपना सर गेट से बाहर निकालते हुए हैदर से कहा, जी भाई, क्या चाहिए? तो हैदर बोला, भाभी वो ना, आज शादी है हमारे घर में, इसलिए हम चारपाइयाँ और बिस्तर इकट्ठे कर रहे हैं। आप प्लीज़ एक चारपाई और बिस्तर दे दें। भाभी बोली, जी अंदर आ जाएं और उठा लें। चारपाई वज़नी है, इसलिए खुद ही उठाना पड़ेगी। हैदर ने इशारे से मुझे कहा, इमरान यार, तुम जाओ अंदर और चारपाई बाहर निकाल दो, बाकी ये दोनों ले जाएंगे। मैं अंदर गया तो मिनाहिल चारपाई पर बैठी रोटी खा रही थी। मुझे देखकर उसने नाक छिड़ाई, क्योंकि एक दिन छत पर उसकी मेरी बहन हुमा से जंग हुई थी, जो अभी तक जारी थी। मतलब हमारा बोलचाल नहीं था। मुझे देखकर मिनाहिल बोली, वाह जी वाह, आज तो छोटे चौधरी साहब भी चारपाइयाँ मांगते फिरते हैं। तो मैंने उसकी तरफ बड़े गुस्से से देखा, तो वो मुस्कुराते हुए अपनी ज़बान चढ़ाते हुए मेरा मजाक उड़ाया। तो भाभी मनाहिल भी हंसने लगी। मैंने मनाहिल से कहा कि तुमने अगर देनी है तो ठीक, वरना इनकार कर दो। वो मेरी बात का अच्छे से समझते हुए बोली, अब तुम उठा ही चुके हो, ये चारपाई तो ले जाओ, वैसे भी बहनों की शादी पर भाई ही मेहनत करते हैं। मैंने उसे एक बार फिर खरी खरी सुनाते हुए कहा कि बहनें नेक हों तो शादी भी जल्द हो जाती है, और तुम जैसी हो तो 100-100 मिन्नत मांगनी पड़ती है। वो बड़बड़ाई और हम चारपाई लेकर बाहर निकल आए। अब तक 15-20 चारपाइयाँ इकट्ठी कर ली थीं और हमने 50 का टारगेट पूरा करना था। इसलिए मेरी शोख चंचल पड़ोसन परेशे का घर आ गया तो हैदर बोला, चल तेरी गर्लफ्रेंड का घर आ गया है, चल शाबाश अंदर जाओ और देखते हैं तुझे कैसी चारपाई मिलती है। मैं बोला, हैदर वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, और देख लेना, मुझे देखे भी तो बकरियों को चारा डालने वाली चारपाई देगी। हैदर मुस्कुराते हुए, ये भी तो हो सकता है वो तुझे रंगीला पलंगी दे दे। मैंने हवेली के एक बड़े से गेट पर दस्तक दी तो अंदर से परेशे की अम्मी आई और हमें देखकर बोली, आज हमारे गांव में चांद कैसे चढ़ा? मैं बोला, जी वो चारपाइयाँ चाहिए।
परेशे की माँ बड़े प्यार से मुझे गेट से अंदर की तरफ इशारा करते हुए उसने रास्ता दिए तो मैं अंदर चला गया। मैंने अंदर दाखिल होते हुए देखा कि बड़ी सी हवेली में एक तरफ भैंसें और बकरियां बड़े से बाड़े में थीं, जिन्हें नूरी संभाल रही थी। बकरियों और भैंसों के लिए अलग अलग बाड़े बनाए गए थे। बाड़े के सामने चारा काटने के लिए टोका लगा हुआ था। टोके के सामने कुछ चारा पड़ा हुआ था जिसे नूरी बड़े से कपड़े में डालकर भैंसों के आगे डाल रही थी। बाड़े के सामने ही सहन था जिसमें एक तंदूर लगा हुआ था। मैं पहली बार उनके घर आया था। परेशे की माँ ने मुझे अंदर बुलाया। शायद मैं जुर्रत ना करता परेशे के घर जाने की। परेशे तंदूर पर रोटियां लगा रही थी। उसने पीली सी कुर्ती सफ़ेद शलवार के साथ पहन रखी थी। दुपट्टा उसने अपने सर पर बांध रखा था। छोटी सी कटोरी में पानी डाल रखा था। वो तंदूर पर रोटी लगाने लगी तो मुझे खूबसूरत नज़र मिला। मुझे अपनी तरफ घूरते देखकर उसने मुझे थोड़ा सा घूरा तो मैंने मुस्कुरा दिया। अपनी बेटी की नज़रों में हंसी और शरारत देखकर परेशे की माँ कभी मुझे देखती तो कभी परेशे को। खैर इसी असना में जमाली अंकल एक देसी बान वाली चारपाई पर बैठे रोटी खा रहे थे। उन्होंने कहा, कौन आया है? परेशे की माँ मेरी तरफ देखकर बोली, जी वो ना इमरान आया है। कहता है शाह लोगों की हवेली में मेहंदी है, मेहमान ज्यादा हैं तो ये लोग चारपाइयाँ इकट्ठी कर रहे हैं। इमरान का नाम सुनकर परेशे रोटी छाबे में रखते हुए बोली, व्याह किसे दा ते चाह एनू चढ़िया होया मुंजियाँ इकट्ठी करन दा। उसने जल भूनकर कहा तो मैं बोला, ऐसी बात नहीं है परेशे जी, वो मेरे दोस्त की बहन है इसलिए शादी के कामों में उनका हाथ बटाना मेरा फ़र्ज़ है। परेशे बड़बड़ाती हुई बोली, ये फ़र्ज़ तुझे लड़कियों की शादी पर ही याद आते हैं या वैसे भी? वो सरगोशी करते हुए बोली, सीधी तरह बोल कि आज मेहंदी पर तुम लड़कियों को छेड़ोगे। मैं मुस्कुरा दिया और चचा जमाली की तरफ बढ़ गया। मैंने जमाली अंकल से हाथ मिलाया तो उन्होंने खाना खाते हुए मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बोला, नहीं चाचा, बाहर मेरे दोस्त खड़े हैं, देर हो रही है। तो वो नवाला लेते हुए बोले, पुत्र रोटी का टाइम है, रोटी तो खाकर जाओ। मुझे भूख तो लगी थी मगर मैं खाना नहीं चाहता था। मैंने कहा, नहीं बस खाएं आप। परीशे रोटी लगाते हुए बोली, अब्बा जाने दो बेचारे को, आज इसने चिकन खाना है। उसके चेहरे पर बला की मुस्कान थी। मैं नर्वस होते हुए उसे देखने लगा और सोचने लगा कि एमन सच कहती है। ये लड़की अगर काबू ना की तो ये मेरा जीना मुहाल कर देगी, क्योंकि न जाने क्यों उसे मुझे देखते ही शरारत सूझती और वो फैसलाबादियों की तरह मुझे जुगते मारने लगती। मुझे नर्वस होता हुआ देखकर परीशे की माँ बोली, ना परेशान कर, घर आए मेहमान से ऐसे बात नहीं करते। तो वो बोली, घर आए मेहमान की मिन्नत समाजत करके नहीं खिलाया जाता, बल्कि अगला बंदा खुश होके खाए तो ठीक, वरना जाने देते हैं मासी। इसकी पैदाइश पर पता नहीं आपने क्या खाया था, कसम से मेरे साथ इतना लड़ती है, जहाँ मुझे देख लेती है मेरे पीछे पड़ जाती है और मुझे फिर रोने वाला करके छोड़ती है। तो परीशे की माँ बोली, पुत्र इसकी तो आदत है, बस काम ज्यादा है इसलिए चिड़चिड़ी सी हो गई है। तू रोटी खा, मैं लेके आती हूँ। देख परीशे ने करेले भर के पकाए हैं। मासी के फोर्स करने पर मैं मंजी पर बैठ गया जहाँ जमाली अंकल बैठे थे। अब वो भैंसों का दूध निकालने गए थे। मैंने हैदर से मैसेज में बोल दिया कि मुझे देर हो जाएगी, तुम चले जाओ। मैं जैसे ही चारपाई पर टांगे इकट्ठी करके बैठा है तो परीशे 2 तंदूरी रोटियां छाबे में रखीं जिस पर देसी घी लगा हुआ था। उसने एक छोटी सी बर्तन में करेले रखे और इशारे से बोली, पहले हाथ धो लो। तो मैं बोला, हाथ तो साफ हैं, मगर उसने सिल्वर के डोल में नलके से पानी लिया और मेरे हाथ धुलाने लगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो पानी लेने चली गई। मुझे उस वक्त शदीद हैरत हुई जब वो बिजली पर चलने वाले कूलर से ठंडा पानी भरने लगी। मैं बोला, मासी आपके घर में फ्रिज नहीं है? तो वो बड़े उदास लहजे में बोली, बेटा फ्रिज कहाँ से आएगी? मैं बोला, वो क्यों मासी? मैंने पहला निवाला लिया और सामने बैठी मासी बिल्कीस बोली, जब से हमने कामी का इलाज करवाया है तब से इसके मामू का बेटा फरहान हमें बहुत तंग करता है। मैं मासी बिल्कीस को अफसुर्दा देखकर बोला, वो क्यों तंग करता है? मामू तो आपसे बहुत मुखलिस थे, फिर ये सब क्यों? मासी बिल्कीस बोली, जब कामी गवर्नमेंट अस्पताल में दाखिल था तब कुछ दिन फरहान कामी के पास रहा। वो चर्स पीने का आदी है। बाप से खर्चा बंद होने पर कामरान की 2 दिन इयादत का जा कर दी।
हमसे 1.5 लाख मांग रहा है। कहता है मैंने कामी के इलाज पर खर्च किया है, जबकि कामी गवर्नमेंट अस्पताल में दाखिल था। उसका खर्चा और दवाइयों के सारे बिल तेरे चचा ने अदा किए हैं। बिल्किस मासी एक एक करके मुझे फरहान की बातें बता रही थी, जबकि परीशे अपनी माँ को रोकती रहीं। मैं बोला, मासी तो तुम लोगों ने हमें बताया होता, इसकी क्या मजाल है कि वो आप पर रौब डाले। तो मासी बोली, अब तो इसने हद कर दी है। वो कहता है या हमें पैसे दो या फिर परीशे का रिश्ता दे दो। मैं बोला, मासी आप अपने भाई से बात क्यों नहीं करती। तो मासी बोली, वो भी यही चाहता है कि इसका नशई लड़का हमारी परीशे से शादी कर ले। मैं बोला, तो परीशे इस मामले में क्या कहती है। परीशे बोली, मैं तो कहती हूँ माँ तुम मेरा गला दबा दो, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। मैं परीशे के शिकस्ता लहजे को देखकर बहुत मायूस हुआ। मैं बोला, अब जब वो गांव आएगा तो मुझे लाजमी बताना मासी, आज से तुम लोग अकेले नहीं हो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मासी बोली, पुत्र वो लोग शहर के बड़े गुंडे हैं, पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने खाना खा लिया और उठते हुए बोला, पहले उसकी शक्ल तो दिखा दे, इसका चेहरा देखकर ही चचा लियाकत से इसका इलाज करवाएंगे। परीशे बोली, कैसे लगे करेले, मैंने बड़े प्यार से बनाए हैं। तो मैं बोला, जी बहुत अच्छे बने हैं, सलामत रहें ये हाथ जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। परीशे, वाह जी बड़ी बात है, तुमने नहीं जाना मेहंदी पर। तो परीशे बोली, जाना है पर अभी भाई नहीं आए, जब आएंगे तब जाऊंगी। मैं चारपाई लेकर जब हैदर के घर आया तो गली में 3-4 लड़कियां नाच रही थीं। मुराद भाई और हैदर भाई स्टेज पर बैठे हुए थे। मैं गाने में मगन स्टेज पर उनके साथ बैठ गया। तब हैदर बोला, नवाबजादे ये लड़कियां कैसी लगी। मैंने कहा, कमाल की चीज़ है। ये बात मुराद भाई ने सुन ली। वो बोले, ले फिर बता किससे मिलना है। मैं बोला, क्या ये मिलती भी हैं। तो वो बोला, जी ये मिलती भी हैं। मुराद भाई बोले, तू फिक्र न कर, मैं तेरी मुलाकात करवाऊंगा, थोड़ा डांस हो जाए। फिर तीनों लड़कियां यंग थी और उनकी नायिका थी जो थोड़ी पक्की उम्र की थी। वो हमारी तरफ देख रही थी। मेरा दिल एक पैंट शर्ट वाली लड़की पर आ गया, पर शर्म के मारे अपनी ख्वाहिशात को दबा गया। उस लड़की ने नथली पहनी हुई थी और सफ़ेद रंग था, लाल सुर्ख गाल थे। मुराद भाई ने शरारत से मेरे गाल पर 50 का नोट लगाया तो उस लड़की ने चुटकी मारते हुए मेरे गाल से नोट ले लिया। मैंने गुस्से से उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, साली मांस उतार कर ले गई।